जब मैं आकाश की ओर देखती थी तो मैं हमेशा सितारों के बारे में उत्सुक रहती थी। इन्हीं अनगिनत तारों में है हमारा एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी। अपने समंदर की गहराई से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक वह जीवन से खिल रही है और ये मेरे लिए बहुत सुंदर है। ये एकमात्र स्थान है जिसे हम सभी घर कहते हैं। जब मैं बाहर यात्रा करती हूँ, सितारों की तरह मुझे अनगिनत गाय और भैंसें दिखाई देती हैं। उनकी कहानी क्या है, वो हमसे कैसे जुड़े हैं और वो हमारी पहचान का इतना अभिन्न अंग कैसे बन गए हैं। भारत की गायों और भैंसों की कहानी जानने के लिए मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा है। ट्रेनिंग से मैं एक डॉक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गया। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ और कई भारतीयों की तरह मैं भी मांस और अंडे खाकर पला बड़ा। सभी प्रकार के मांस मज़े से खाकर भी मैं अपने आप को एनिमल लवर समझता था। मेरा मानना था कि इंसान का खाना तो उसका निजी मामला है। पर मेडिकल कॉलेज के तीसरे वर्ष में एक दिन मैं गलती से मीट मार्केट चला गया और उस दिन से सब कुछ बदलने लगा। मैं इस मीट इंडस्ट्री के बारे में और जानना चाहता था और मैं जितनी गहराई में गया गंदगी उतनी ही बढ़ती गई। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं इन सारे तथ्यों को अनदेखा कर दूं या फिर किसी की परवाह किए बगैर इस मुद्दे को उठाऊं, सच को लोगों के सामने लाऊं। मांस खाने के पक्ष में जो तर्क थे वो सारे मेरे सामने ढेर हो गए और मैं रातों रात शाकाहारी बन गया। मेडिकल लाइसेंस की परीक्षा पास करने के बाद नौकरी करने से पहले मैं भारतीय और पश्चिमी दर्शन शास्त्र की अपनी जिज्ञासा पूरी करना चाहता था। इस दौरान मैंने कई महान चिंतकों की रचनाएं और जीवनियां पढ़ी। फिर मैंने जैन धर्म के बारे में जाना और भगवत गीता भी पढ़ी। इन ग्रंथों ने मेरी आंखें खोल दी। धीरे धीरे मैं अहिंसा के बारे में समझने लगा और मेरे अंदर सभी प्राणियों के लिए करुणा भाव जागने लगा। इस नजरिए से देखने पर यह साफ हो गया कि हम इंसानों की क्रूरता गाय या भैंस को काटने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। इसकी शुरुआत होती है दूध के उत्पादन से। फिर मैंने अपने आहार से सभी कमर्शियल डेयरी उत्पादों को हटा दिया। मैं सिर्फ गौशालाओं का दूध पीने लगा, जहां पशुओं की अच्छी देखभाल की जाती है, जिसे अहिंसा दूध कहते हैं। मैं जिस कृष्ण मंदिर में अक्सर जाता था, वहां मुझे बताया गया कि यहाँ भगवान को यही अहिंसा दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद में भी यही इस्तेमाल होता है। पर एक दिन मुझे इस मंदिर में एक अनोखा दर्शन हुआ। पीछे के गेट से एक ट्रक अंदर आया और मंदिर के स्टाफ ने कई डजन बक्से बाहर निकाले और इनमें सैकड़ों कमर्शियल दूध के पैकेट थे। ये बात मंदिर के अधिकारियों के सामने उठाने पर मुझे इसे अनदेखा करने के लिए कहा गया। तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अहिंसा दूध सिर्फ एक वहम है। मैंने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स अपने आहार से पूरी तरह हटा दिए। कुछ दिन बाद मेरी एक कलीग ने मुझे दूध से बनी एक मिठाई दी। जब मैंने खाने से इनकार किया तब उसने पूछा, क्या तुम वीगन हो? मैंने ये शब्द पहली बार उस दिन सुना। इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया में मेरे जैसे कई लोग हैं। एक साल बाद मेरे माँ बाप की सम्मति से मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर इस विषय में अभ्यास करने का फैसला किया। अगले 2 साल मैंने देश के अलग अलग प्रांतों में विभिन्न लोगों के साथ पशु क्रूरता के बारे में बात की, उनके विचार जाने। भारत में खुले कसाई खानों की आज बड़ी संख्या है, इसलिए लोग मांस और अंडों से जुड़ी क्रूरता साफ साफ देख पा रहे थे। पर जब मैंने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़ी क्रूरता की बात छेड़ी, तब लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझे जो जवाब मिले वो कुछ ऐसे थे, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान को तो दूध पसंद है ना। कर्मವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ। यो तो भाई किसाना की जिंदगी ना बर्बाद करने वाली बात है। हम तो सिर्फ गौशाला का ही दूध पीते हैं। Relax, okay? The cows are safer than women in India. প্রথমে না মানুষের ভালোর বিষয়ে ভাবুন। Are you communist? Are you a संगी? Are you evangelist? શું તમે અમારો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા આવ્યા છો? What about my calcium? What about my protein? पोड़ा
What about ghee? തൈരിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? माझ्या चहाशिवाय राहू शकत नाही. माझ्या श्रीखंडाचा काय? What about ice cream? डेयरी उत्पादों से जुड़ी ये क्रूरता लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ये मेरी समझ के परे था। मैंने इस मामले में जांच करने के लिए कई वक्ता, पत्रकार, न्यूज़ चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स से संपर्क किया। इस कहानी में किसी की खास दिलचस्पी नहीं नजर आई, लेकिन मैं सच जानना चाहता था, समझना चाहता था कि हम यहाँ पहुँचे कैसे। मेरी संस्कृति में इन पशुओं का और हमारा रिश्ता दूध की बुनियाद पर खड़ा है, इसीलिए मैंने शुरुआत की दूध की खपत के आंकड़ों से। आज भारत का डेयरी उद्योग दो प्रकार का है। संगठित क्षेत्र में सहकारी समितियां दूध खरीदकर उसका प्रोसेसिंग, पैकिंग और वितरण करती है, जैसे कि अमूल और नंदिनी। दूसरा है असंगठित क्षेत्र, जिसमें तबेले, दूध वाले, स्थानिक विक्रेता और पशु पालने वाले परिवार शामिल है। भारत के कुल दूध उत्पादन में संगठित क्षेत्र का योगदान केवल 20% है, जबकि 80% उत्पादन असंगठित क्षेत्र में होता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार पिछले 60 सालों में देश में दूध का उत्पादन 19 गुना हो गया है। इस वृद्धि के लिए भारत की दुग्ध क्रांति को श्रेय दिया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादन और विकास अभियान है। 2021 में डेयरी उद्योग से जुड़े रोजगारों से भारत के करीब 10 करोड़ परिवारों को सहयोग मिला। दुग्ध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था। कहा गया कि इससे उत्पादन इतना बढ़ जाएगा कि देश में दूध की मानो बाढ़ आ जाएगी। लेकिन ये सब किस कीमत पर? USDA की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत ने गाय और भैंस का कुल 16 लाख टन मांस निर्यात किया। लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आपेड़ा के आंकड़े केवल भैंसों के मांस का निर्यात दर्शाते हैं। 2020 में एक्सपोर्ट के लिए करीब 95 लाख भैंसों को मारा गया, लेकिन उसी साल हमारे अपने देशवासियों को मांस खिलाने के लिए कुल 2 करोड़ 25 लाख गाय और भैंस मारे गए। पशु हत्या के ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। अगर मनुष्यों की आबादी से तुलना की जाए तो भारत में हर साल उतने ही गाय भैंस कटते हैं जितने मुंबई, पुणे और हैदराबाद शहरों में कुल मिलाकर इंसान रहते हैं। आज बीफ एक्सपोर्ट के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में भारत का भी नाम शामिल है और हमारे आंकड़े साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। पश्चिमी देशों में इंसान और गाय का रिश्ता केवल आर्थिक रहा है। इसकी शुरुआत होती है कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया से। जब बछड़े का जन्म होता है तब उसे तुरंत अपनी मां से अलग कर दिया जाता है। मां के दूध का एक बूंद तक उसे नसीब नहीं होता। सारा दूध मनुष्य अपने लिए रख लेता है। जब गाय दूध देना बंद करे तब उसे मार दिया जाता है। अगर बछड़ा नर हो तो उसे व्हील मांस या मुलायम चमड़े के लिए मारा जाता है, या फिर उसे बीफ फार्म पर खिला पिलाकर बड़े होने के बाद काटा जाता है। अगर बछड़ा मादा हो तो वो बड़ी होकर अपनी मां की जगह ले लेती है और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। दूसरे देशों के डेयरी उद्योग में ज्यादातर गाय का इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी भैंसों का भी उपयोग किया जाता है। कई बार इनके नर बछड़े नदी में फेंक दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दूध नहीं देते। पर भारत देश में क्या स्थिति है? बीफ उत्पादन और एक्सपोर्ट के आंकड़े देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। इतना सारा बीफ आता कहां से है? क्या यहाँ भी पशुओं के साथ वही होता है जो पश्चिमी देशों में होता आया है? मांस के उत्पादन के लिए बंधी हुई मुर्गियों और बकरियों के दृश्य हम भारत में अक्सर देखते हैं, पर हमारे देश में ये बीफ फार्म्स है कहाँ और देश में बीफ का व्यवहार कैसे चलता है? जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे भारत में पश्चिमी देशों जैसा एक भी बीफ फार्म नहीं दिखा। लेकिन भारत में 110 से भी अधिक भैंसों के कसाई खाने हैं जो सरकार द्वारा अधिकृत है। पर इनके अलावा देश में कई गैर कानूनी कसाई खाने हैं जिनकी संख्या कोई नहीं जानता। कसाई खानों के अंदर आखिर चलता क्या है, जानने के लिए हम कुछ कसाईयों से मिलने चले गए। पर वहां पहुंचने पर जैसे ही मैंने बीफ शब्द का प्रयोग किया तो इन लोगों ने आगे बात करने से इनकार कर दिया। मुझे पता चला कि ये लोग कसाई नहीं बल्कि कसाई खाने के मालिक हैं। उन्होंने हमें कसाईयों से मिलने भी नहीं दिया। इसके बाद कुछ और कसाईयों से बात हुई, पर कोई भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं था। एक दरवाजा बंद हो गया। जब मेरी कुछ एनिमल रेस्क्यूअर्स से बात हुई तब उन्होंने बताया कि बीफ के व्यापारी अक्सर स्थानीय नेताओं के साथ मिले होते हैं और अगर जान प्यारी है तो मुझे मेरी ये खोज यहीं रोकनी चाहिए। एक और दरवाजा बंद।
उसी समय मुझे ये भी पता चला कि यही स्थानीय नेता डेयरी फार्म से भी जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि डेयरी फार्म्स और कसाई खानों का कोई करीबी रिश्ता है। जवाब की तलाश में हम ऐसे ही एक डेयरी फार्म पर जा पहुंचे, जहां गाय और भैंस आमतौर पर पाए जाते हैं। फार्म की दशा बेहद भयानक थी, वहां काम करने वाले लोगों के लिए और उससे भी ज्यादा वहां रहने वाले पशुओं के लिए। डॉक्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुचित है। और डेयरी फार्म्स का निरीक्षण करने पर स्थिति लगभग वैसी ही नजर आई। एक थन उसके हस्ते 3 थन अपन दूध निकालना, ऐसा रहता है ना। कितने साल रखते हैं आप उसको? कितने बार प्रेग्नेंट होने 4 या 5 बार। 4 या 5 बार। तो बाद में क्या होता है, उनका उम्र कम होने तो दूध भी कम हो जाता ना फिर। तो उसको रख के आप लोग को कुछ मिलता नहीं ना, क्योंकि इधर सब दिक्कत का लाने को, इधर आपने कोई खेती नहीं कि खेती से खिला सकते, उनको करके रखते हैं ज़्यादा 4 या 5। तो वही पैसे में दूसरी नहीं लेने के, थोड़े बहुत पैसे डालते हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप जब उनको बेच देते हैं ना, आपको पता है कि क्या होता है उनका? नहीं, अभी समझो मैं आपको बेचा, अभी आप रहने को समझो बम्बई में, आपने भैंस बम्बई ले गए, फिर आपका मेरा कंफ्यूजन है, दीजिए खत्म हो गई कहानी। कोई नजू का बाद में पता नहीं होता है कि नहीं, वो फिर किधर गई, वो उसका आप लोग को मतलब आप लोग को पैसा मिला, ये दीजिए, इसके जगह पे दूसरी नहीं ली ले, खत्म हो जाता है। क्या है? हाँ, दूध निकालने के लिए देखो ना, उसका वासरू होता, वासरू बच्चा फोटो बड़ा था, इसका बच्चा है, मर गया है, ऐसा चूची पकड़ेगा, पाना छोड़ेगा, दूध निकालेगा। ये सब देखकर मुझे विश्वास होने लगा कि वाकई में डेयरी फार्म्स का कसाई खानों के साथ कोई संबंध है, लेकिन अभी मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। सबूत की खोज में आगे जाने से पहले मैं पीछे जाकर ये जानना चाहता था कि इन पशुओं का और हमारा इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ 10,000 साल पहले, जब मनुष्य शिकार छोड़कर खेती और पशुपालन की ओर बढ़ने लगा। पशुओं का उपयोग ज्यादातर खेती में, परिवहन के लिए, दूध के लिए या संपत्ति के रूप में होता था। उनका मांस सिर्फ ऐसी कठोर परिस्थितियों में खाया जाता जब और कुछ भी उपलब्ध ना हो। अगर हम तुलना करें तो भारतीय पशुओं में जो कुबड़ नजर आता है वो यूरोपियन पशुओं में नहीं दिखता। हालांकि इन सब की प्रजाति एक ही है। आज की विविध भारतीय नस्लें ज़ेबू नामक उप प्रजाति के चुनिंदा प्रजनन यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नतीजा है। ठीक उसी तरह जैसे भेड़ियों से कुत्तों की नस्लें विकसित हुई। हजारों वर्षों के अवधि में हमारे पूर्वज भारत के अलग अलग प्रांतों में फैल गए और इन पशुओं को अपने साथ ले गए। समय के साथ गायों पर हमारी निर्भरता बढ़ती गई और इसीलिए गाय हमारी संस्कृति का केंद्र बन गई। गाय को हानि पहुंचने पर लोगों को बहुत नुकसान होता, क्योंकि गाय नहीं तो दूध नहीं, खेत की जुताई के लिए बैल नहीं और खाने के लिए धान्य नहीं। इसी कारण से हिंदुओं ने गाय को सभी देवताओं का प्रतीक मानकर गौ माता के रूप में पूजना शुरू किया। वैदिक काल की यह परंपरा आज भी जीवित है। हिंदुओं के लिए गाय परिवार का सदस्य बन गई। भैंसों की कहानी कुछ और है। हमारे पूर्वजों ने इनका पालन कुछ 5000 साल पहले ही शुरू किया। भारत में पाए जाने वाली भैंसों की सभी नस्लें जंगली भैंस यानी वाटर बफेलो से विकसित हुई हैं। हम देख सकते हैं कि ये जानवरों के लिए अच्छा समय नहीं था। कई बार देवताओं के सामने जानवरों की बलि चढ़ाई जाती या उन्हें मांस के लिए काट दिया जाता। इस दौरान पशु बलि के कई उदाहरण दिखते हैं। यहां तक कि गवालंभ यानी गाय की हत्या का भी उल्लेख पाया गया है। तो हो सकता है कि इस काल में गाय को भी काटा जा रहा था। शायद इसी समय के आसपास लोगों को यह एहसास होने लगा कि जानवर भी दर्द महसूस करते हैं। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध कुछ 5000 साल पहले लड़ा गया था। इस ग्रंथ में जब युधिष्ठिर भीष्म से मांसाहार त्यागने से मिलने वाले पुण्य के बारे में पूछते हैं, तब भीष्म जानवरों की हत्या से जुड़ी हिंसा के बारे में विस्तार से समझाते हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि भीष्म खुद शाकाहारी थे, लेकिन उस समय शाकाहार कुछ समुदाय के लोगों तक ही सीमित था। भारत देश में जब बौद्ध और जैन धर्मों का प्रचार प्रसार होने लगा, तब चारों ओर करुणा, जीवदया और अहिंसा का संदेश फैल गया और शाकाहार मुख्य धारा में शामिल हो गया।
लगभग इसी समय पर आयुर्वेद का भी विकास हुआ, जिसमें ज्यादातर पौधों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल औषधि के रूप में होता था। इससे शाकाहार को और बढ़ावा मिला। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार भी योग की पहली सीढ़ी आसन या श्वसन नहीं बल्कि अहिंसा का पालन है। अहिंसा के मार्ग पर चले बिना कोई सिद्ध योगी नहीं बन सकता। धीरे धीरे पशु बलि की जगह नारियल फोड़ने जैसी प्रथाओं ने ले ली। इस वजह से अहिंसा और परंपरा का संगम हो गया। अहिंसा भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु बन गई। इसका प्रभाव इतना था कि विदेशी यात्री देखकर चौंक जाते। फाशियान नाम के चीनी बौद्ध भिक्षु ने 4वीं सदी में भारत का दौरा किया और लिखा, भारत एक अजब देश है। यहाँ किसी जीव की हत्या नहीं होती, लोग सुअर या मुर्गियां नहीं पालते और जिंदा पशुओं को भी नहीं बेचते। इस दौर में करीब करीब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शाकाहारी बन गया था। लोग गौ हत्या को पाप मानने लगे और गाय को काटना पूरी तरह बंद हो गया। जो कुछ लोग शाकाहारी सिद्धांतों को नहीं मानते थे, वो गाय के अलावा और प्राणी पक्षियों की बलि चढ़ाते रहे। आज भारत के ज्यादातर मंदिर शाकाहार का पालन करते हैं और पशु बलि को बढ़ावा नहीं देते। कई मायनों में शाकाहार हमारे पूर्वजों की नैतिकता, करुणा और विवेक का नतीजा है। पर क्या आज की तारीख में भी शाकाहार उचित है? मैंने ये सवाल कुछ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स और रेस्क्यूअर्स को पूछा। जो डेयरी इंडस्ट्री है, यानी कि जो गाय भैंस रखी जाती हैं दूध के लिए, ये हर क्रूरता की जड़ है। अगर आप सारे तबेले देखें तो गाय अपने गोबर में पूरे दिन खड़ी रहती है, कोई एक्सरसाइज नहीं, खाना कभी सूखा भूसा, कभी गंद बला जो दिया जाता है। अभी अभी गौशालों में 150 गाय एक ही दिन में मर गए क्योंकि फंगस वाला खाना उसको दे रहे थे। एंड क्योंकि वो कभी एक्सरसाइज नहीं की जाती, उसको आर्थराइटिस होता है, उसको ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, उसको कम से कम 8 से 10 बीमारियां ऐसे होती हैं जो बहुत ही गंभीर है। और सबसे गंभीर जो बीमारी है वो है ब्रूसेलोसिस। और गंभीर इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए नहीं कि बाकी कम गंभीर है, इसलिए गंभीर क्योंकि जब आप दूध पिएंगे उस गाय से, तो वो गाय का जो ब्रूसेलोसिस है वो इंसान में ट्यूबरक्यूलोसिस बन जाता है। जो हिंदुस्तान में ट्यूबरक्यूलोसिस इतनी बुरी तरह से फैल गया है, उस सब का जड़ वो गाय का के साथ ब्रूसेलोसिस का दूध पीना। आज भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के कुल उत्पादन का करीब 19 से 20% भारत से आता है। अगर उत्पादन की मात्रा मांग के अनुसार तय हो रही हो तो जाहिर है कि उत्पादन की प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे, खासकर इसलिए कि ये कोई निर्जीव उद्योग नहीं है। 2012 और 2018 के दौरान फीएपो और अन्य कुछ संस्थानों द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन में ये पाया गया कि दूध की सप्लाई तेजी से बढ़ाने के लिए कई विदेशी नस्लों का भारत में बड़ी संख्या में प्रयोग किया जा रहा है। इनमें जर्सी, इजिप्ट और अन्य कई नस्लें शामिल हैं। इन नस्लों को हर दिन 20 लीटर दूध देने पर मजबूर किया जाता है। हालांकि जब एक गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है तब उसकी प्राकृतिक क्षमता सिर्फ 1 से 4 लीटर की ही होती है। ये लोगों का स्वार्थ है बस। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की पड़ी है। जब तक गाय या भैंसों से उन्हें फ़ायदा होता है तब तक वो उन्हें रखते हैं। दूध खत्म होने के बाद कोई नहीं रखता उन्हें। भैंस के बछड़े का कोई ख्याल नहीं रखता, उसे कसाई खाने भेजकर काट दिया जाता है। ये बेहद भयानक है क्योंकि भैंस का बछड़ा गाय के बछड़े जितना ही भावुक और मासूम होता है। भले ही वो देवी देवताओं का वाहन ना हो, पर वो बहुत निर्मल और प्यारा लगता है। अगर गाय समय पर गर्भवती ना हो पाए तो उसे छोड़ देते हैं या फिर बूढ़ी होने पे छोड़ देते हैं। पूरी जिंदगी लोग उनसे दूध निकालते हैं, उन्हीं से पैसे कमाते हैं, पर बूढ़ी होने पर यही लोग उसे रास्ते पर छोड़ देते हैं, जहां वो दुर्घटना का शिकार होती हैं, बीमार पड़ती हैं। अंत में बिना कुछ खाए पिए ये बैठे बैठे मर जाती हैं या कुत्ते उसे जिंदा ही खा लेते हैं। ऐसा ही होता है और भैंसें भी मारी जा रही हैं बड़ी बेरहमी से। पूरी जिंदगी लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं और अंत में क्या होता है? उन्हें भयानक मौत मिलती है।